अस्सलाम वालेकुम। शायरा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। वो राय जिसका सबको इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी और राय आई है 1 और 4 से। एक यानी जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उन्होंने बहुत मुख्तसर सी अपनी राय दी है और उन्होंने कहा है कि वर्दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सवाल रेफरेंस के ज़रिए पूछा था उसका जवाब ना में है और ये सवाल बनता ही नहीं है, लिहाजा ये रेफरेंस वापस किया जाता है। जबकि 4 फाजिल जज साहबान जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुशीर आलम जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब दिया है और जवाब ये दिया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के ताबे हैं और कानून के ताबे हैं और उसके हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी कहा है कि ये उसकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद कराए। जबकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शफाफ इंतखाबात के हवाले से वर्कर्स पार्टी और सीक्रेसी ऑफ बैलेट के हवाले से 1967 का एक 5 रुकनी बेंच का फैसला नियाजुद्दीन के केस के अंदर वो दिया है और जिसमें कहा है कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो जो सेनेट इंतखाबात हैं उनका इनेकाद शफाफ तरीके से मुनसिफाना अंदाज में करे और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड ऑफ करने के लिए वो टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यह राय है क्या, पूछते हैं जनाब नासिर इकबाल साहब से और हसनात मलिक साहब से। लेकिन उससे पहले एक और अहम मामला, और वो मामला है जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिव्यू पिटिशन का। आज उसकी भी समाअत हुई, बहुत दिलचस्प मनाजिर थे वहाँ पर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज खुद पेश हुए, उनके वकील जो हैं वो पेश नहीं हुए थे। तो जनाब नासिर इकबाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या राय दी? आप कह रहे थे कि राय वापस होगी। जस्टिस याह्या अफरीदी तो आपके हवाले से जो आपने कहा वो तो बिल्कुल वैसा हुआ, लेकिन 4 जज साहिबान ने कहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। क्या मतलब है इसका? कयूम साहब, पहली बात तो ये है कि मैं और आप जो मुस्तकिल हम 3-4 दिनों से प्रोग्राम भी करते रहे, हम एक पॉइंट पे तो कंसिस्टेंट थे। ठीक है, हमने ये कहा था कि ये वापस होगी, लेकिन साथ ये भी कहा था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वही हुआ है। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, देयर इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। वो मेरी ऑब्जर्वेशन उसी वक्त थी कि मैंने ये नोट कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का, देखें कयूम साहब को पता है, उनके जो ऑर्डर्स या डिसीजंस या ओपिनियंस होती हैं वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम होती हैं। वो फॉर एक ख़ास इशू को टैकल करने के लिए नहीं होती। तो ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक इलेक्शन के लिए वो ओपन बैलेट करवा देते। तो ज़ाहिर है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि उन्होंने कह दिया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट बैलेट ही के ज़रिए होंगे जिस तरह पहले होते रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूर कहा है कि आप अब हर वो काम जो भी आपके कमांड में जो भी मशीनरी है या जो भी आपकी अथॉरिटी है उसको इस तरह इन्फोर्स करें कि जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर हो और हर वो हरबा इस्तेमाल करें ताकि जो करप्शन हो, करप्ट और वो बिल्कुल वो ना हो। तो देखें, अभी इस पे ना बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी। जैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने आपकी क्या इत्तला है? सुना है कि आपके पास कोई ऐसी खबर है कि इस ओपिनियन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हो रहा है जिसके अंदर ओपिनियन को देख के एकदम वो अभी वो अंडर सेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं अभी तो नहीं कह सकता कि वो क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन डिसाइड ज़ाहिर है वो ये तो होल्ड हो गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या पता क्या वो इसको पे मज़ीद फर्दर क्या अरेंजमेंट्स करेंगे, क्योंकि सर पे है इलेक्शन, मार्च 3 को इलेक्शन है। तो उन्होंने अरेंजमेंट्स करनी है, फिर बिसाइड्स ये कि बैलेट पेपर की प्रिंटिंग करनी है और बहुत सारे प्रोसीजर हैं, फिर उनको प्रोविंसेस में पहुँचाना है, फिर ये भी इंश्योर करना है कि उसमें भी सीक्रेसी बरकरार है, क्योंकि बैलेट पेपर जो है वो अभी इस तरह नहीं जाते, उसके लिए बाकायदा उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो सिस्टम होता है। आपका जो है इस ओपिनियन से आपकी क्या ओपिनियन बनती है? वो ये बनती है, आप ये कह रहे हैं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है का, यानी कि सीक्रेट बैलेट है
और लॉ ये कहता है कि ये बैलेट भी खुफिया तौर पे होगा। बिल्कुल करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर ना हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन कुछ भी मैकेनिज्म कुछ भी मैकेनिज्म, लेकिन देखें डायरेक्शन ये तो नहीं हो सकती ना कि ब्रीच कर दें सीक्रेसी तो ब्रीच नहीं हो सकती। लेकिन बात वही है कि क्या वो मेजर्स लिए जाएं कि हर सूरत में ये इंश्योर किया जाए कि करप्ट प्रैक्टिस ना हो। असल में करप्ट प्रैक्टिस वाली जो बात है वो अटॉर्नी जनरल ने अपनी जो आर्गूमेंट्स दिए थे उन्होंने बार बार एक चीज़ पे एम्फेसिस किया था कि इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि वोट ख़रीदना चाहते हैं और उन्होंने नए सिलसिले शुरू कर दिए हैं कि डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कमीशन एजेंट बन गए, जो थोड़े से पैसे लेके पैसे भी वोटर जो जिन्होंने वोट देना है उनके घर पे पैसे भी पहुंचा रहे हैं। दुबई में भी डिलीवर करवाई जा सकती है। कहने में ये इस तरह का हाइप क्रिएट किया गया था कि एज इफ़ के ये इलेक्शन चोरी हो गया। हाँ। तो हालांकि हुकूमत का काम है कि ये मतलब ये अजीब तरीके से थी कि एलिगेशन ये चल रही थी कि अपोजिशन वाले इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। तो फिर क्या हुकूमत की इत्तेहादी काफिली जो है उससे पूछा जा सकता है, आपके तो 10 सेनेटर थे, आपके एक सेनेटर 10 अरकान थे, आप जहाँ पे 53 वोट चाहिए थे, आप 10 वोटों के साथ कैसे सीट निकाल गए? तो क्या ये करप्शन करप्ट प्रैक्टिस हुई? तो यही तो वो अपोजिशन पार्टी, ख़ास तौर पे आपको याद होगा रज़ा रबानी, सेनेटर रज़ा रबानी और भी दूसरे वकला ने ये बात कही थी कि ये देखें जब इलेक्शन होते हैं तो सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं, अलाइंसेस बनती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉर कंसिडरेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस है, ये उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक हो गया। हसनात साहब, आपकी राय में क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट की जो आई है ये वही राय है जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, रज़ा रबानी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने जिस तरह से अदालत की मावनत की? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। क्या कोई इबहम नहीं, वो इबहम खत्म हो गया है या इस राय के बाद ज्यादा इबहम पैदा हो गया? बड़ा है और मेरा ख्याल है कि जो राय थी दूसरी साइड से वो राय नहीं मानी गई। वो राय थी कि सिक्रेसी एब्सोल्यूट है, क़यामत तक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, और वो जो उन्होंने कहा है कि ये 1967 के हमने फैसले और 73 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में और 67 का जजमेंट जो है वो उसकी जिक्र है। तो ये अलग बात है कि 226 की इंटरप्रिटेशन जो है 6 साल पहले की जजमेंट से हो सकती है, ये नहीं वो सिक्रेसी के हद तक है। असल में लेकिन वो भी वो भी एक नबीना शख्स थे, वो भी थे, उन्होंने वोट डाला था, तो उस हद तक जो है। बात ये है कि यूम साहब, मेरा एक जो है मसला वो ये है कि जब सलाहुद्दीन एक ही असल जो प्लेयर जिसे कहते हैं दूसरी साइड से थे, जो लीगल आर्गूमेंट जो स्ट्रांग, जो वेल प्रिपेयर्ड थे और हर चीज़ के उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी, जब उन्होंने करप्शन पे बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास मैटर ही नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कहा तो वो हमारे पास मैटर ही नहीं। खैर उसको सिक्रेसी पे भी उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट करे जिस एक्सटेंट तक, वो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक तो उन्होंने बड़ा किया है कि इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करे कि सिक्रेसी किस हद तक होनी है नहीं। ये उन्हें बता दिया है कि सिक्रेसी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब जो लोग ज़्यादातर वो ये कह रहे हैं कि क्या इस ओपिनियन के अंदर कहा है कि बैलेट ट्रेसेबल बनाएं? ये नहीं है, और ये भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। इतने 2 दिनों में रूल्स बनाने होते हैं, सारा कुछ करना होता है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी ये हेस में ये काम मेरा ख्याल है मुश्किल है कि वो इस इलेक्शन में कुछ करे। अगर रूल्स बनाए भी तो वो अगले इलेक्शन के लिए होंगे, इस इलेक्शन में मुमकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ। अटॉर्नी जनरल जो अपना केस लेके आए थे, जी, क्या अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जीत हुई है? देखिए, एक हद तक तो ये देखें कि मॉरल सवाल था कि जी सवाल जवाब जो है ना वो सिर्फ पहली लाइन पे होना चाहिए था कि क्या इलेक्शन अंडर द लॉ है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो 6 पैराग्राफ लिख दिए गए हैं, वो मेरा ख्याल है जो PTI और इमरान खान की ख्वाहिश थी कि करप्शन के हवाले से, और पोलिटिकल एलीट जो है वो करप्ट है पाकिस्तान की, और जो पोलिटिकल क्लास है वो करप्ट है, तो वो कामयाब हुई हैं। उन्होंने जो 218 की 3 की इंटरप्रिटेशन और जो उसके हवाले से, पर वो तो अब रीजनिंग में भी होगी, बहुत कुछ होगा। सवाल 226 का था, और 218(3) में हैरान हूँ, और उस हवाले से कोई इतने जिक्र भी नहीं था। और ये पहली दफ़ा 218(3) आपको याद है, ये जस्टिस मुशीर आलम ने रेज किया था पॉइंट, फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने किया था। तो ये जजेस की तरफ से 218(3)
क्योंकि ये जब बेंच बना था तो उस वक्त ही बात हो गई थी कि ये जो जजेस हैं, हर जज की अपनी एक मतलब बैकग्राउंड, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस से सवाल की हुई है। तो इन जजेस ने जो जूरिस्प्रूडेंस से सवाल किया है वो पार्लियामेंटेरियन पे काफ़ी चेक रखने के हामी हैं, और उनकी जो जजमेंट अगर पास में देखें तो उन्होंने जो जजमेंट दी हैं उसमें उनको पॉलिटिकल क्लास को काफ़ी क्वेश्चन उनको कहा है कि ट्रांसपेरेंट और इसके अलावा तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये लीगली तो आप कहें तो जो जैसे याहिया अफरीदी ने अपना व्यू दिया है कि ये अनआंसर्ड है और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ये जो भी 186 में नहीं आता, तो यही बार की तरफ से था। और पॉलिटिकल पार्टीज तो सिर्फ एक जज को मुतमईन कर सकी। 4 जजेस ने गो के वो ट्रेसेबल की बात नहीं की, लेकिन उनका आर्गूमेंट भी बारो नहीं किया जो उन अपोजिशन पार्टीज का था या बार का था। तो जीता कौन, हुकूमत या अपोजिशन पार्टी? देखिए, हुकूमत को या भी दोनों की जीत होगी। हुकूमत को भी सेफ एग्जिट मिला कि भाई आप करप्शन की बात करते हैं। इमरान खान को भी अलम जो झंडा वो करप्शन का करते हैं, जिसकी वजह से वो इस कौम पे जो है वो बरजमान है, वो उसको उन्होंने जो सेम पेज वाला है वो उन्होंने करप्शन वाला झंडा जो है वो इमरान खान साहब को दे दिया। वो मॉरल विक्ट्री उनकी है कि देखें मैंने कहा, और ये 218(3) पे देखें उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से डायरेक्शन दिए हैं। तो इमरान खान की जीत मॉरल विक्ट्री। 218(3) आज आया या पहले से मौजूद था? पहले से मौजूद था, बिल्कुल ये था। और 1967 का फैसला पहले से मौजूद था, उसके बाद से 73 के आइन बनने के बाद सेनेट के जितने इंतखाबात हुए हैं, क्या फैसला मौजूद नहीं था? वही मैं कह रहा हूँ कि वो था, और ये इसमें क्रेडिट वर्कर पार्टी का फैसला 2011-12 में आया ना। जी बिल्कुल। तो ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बेसिकली कहा है कि ये चीज़ें हैं, आगे आपकी मर्जी, लेकिन ज़ाहिर बात है जो ओपिनियन दिया वो उस पर वो पाबंद होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रूल्स इस इलेक्शन में बना सके। इलेक्शन कमीशन पे किस किस्म की आप समझते हैं कि पाबंदी लग गई है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए थे तो उन्होंने कहा सिक्रेसी एब्सोल्यूट है। अगर आप कहते हैं कि ट्रेसेबल बैलेट हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बुरा भला भी मनाया और किया, बुरा मनाया, बुरा भला नहीं, हाँ। लेकिन जरूर प्रेशर तो वो इलेक्शन कमीशन ने फिर आखिर में उन्होंने कहा जी जो थोड़ी मर्जी, फिर असी मतलब वही करेंगे। तुसी भी ठीक कहते हो, तुसी भी ठीक कहते हो, तो गलत तुसी भी नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन किसकी जीत हुई, उसके लिए जरूरी है कि हम पहले जो क्वेश्चन है वो पढ़ लें कि क्वेश्चन क्या था। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या था, और फिर उसका जवाब देख लेंगे उसका जवाब क्या है। मैं अगर आप इजाजत मैं पढ़ दूं अंग्रेजी में। बिल्कुल पढ़े। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट की है। पढ़ लेते ना। हाँ जी। अच्छा, जो सवाल पूछा गया था ना रेफरेंस के जरिए सदर साहब डॉक्टर अलवी साहब ने जो पूछा था, आरिफ अलवी साहब ने, कि वेदर द कंडीशन ऑफ सीक्रेट बैलेट referred to in Article 2 to 6 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is applicable only for the elections held under the Constitution, such as the election to the office of President of Pakistan, Speaker and Deputy Speaker of National Assembly, Chairman and Deputy Chairman of the National Assembly, and Deputy Speakers of the Provincial Assembly, Speaker and Deputy Speakers, and not to other elections such as the election for the members of the Senate of Pakistan held under the Election Act 2017, enacted pursuant in Article 222 read with entry 41 Part 1 of Election Act 2017 and Part 1 fourth schedule to the Constitution, which may be held by way of secret or open ballot as may be provided in the Election Act. कहने का ये मकसद है, जो सवाल ये था कि क्या सेनेट के इलेक्शन, जो मेंबर्स के इलेक्शन होने वाले हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट मींस के सीक्रेट होंगे, और अगर नहीं इस हवाले से क्या राय जो उसका जवाब है वो मैं आपको क्या कहा, जो उसका जो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। The election to the Senate of Pakistan are held under the Constitution and the law. Under the Constitution, कॉमर्स के अंदर है। हाँ, तो what does it mean? मतलब सीक्रेट, ठीक है। अच्छा, मैं मतलब जो अटॉर्नी जनरल सवाल की सूरत में सदर के लेके आए थे, उसका जवाब तो क्या फिर नेगेटिव में आया? नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आप जा रहे हैं तो मैं बाकी पूरा ऑर्डर पढ़ देता हूँ। नहीं, वो बहुत लंबा है नासिर साहब, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बता दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ दें। अच्छा, ये नंबर 1 था कि इलेक्शन टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये आपको पता है ना, मेजॉरिटी ऑफ 4 to 1 है। ठीक है, जस्टिस वो तो बता दिया। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि जी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं है, नहीं, इसलिए आपको रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, डिटेल रीजंस बाद में आएंगी। तो ये है
it is the duty of the Election Commission of Pakistan in terms of Article 2183 of the Constitution to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law, and that corrupt practices are guarded against on which this court has given successive judgments, and the most exhaustive being Workers' Party Pakistan through Akhtar Hussain, Advocate General, and 6 other versus Federation of Pakistan 2012। किसी ने भी नहीं कहा कि आप इलेक्शन कमीशन गार्ड ना करें, सही है। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है और ये हमेशा से है ड्यूटी। मतलब है कि तो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो ना हुआ ना, क्योंकि सेटल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है। अच्छा, सेकंड थर्ड सीक्रेसी के हवाले से जो नियाज अहमद का केस का हवाला है, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये भी आंसर्ड हो चुका हुआ है। तो फिर जब ये आंसर्ड हो चुके हैं, वो ब्लाइंड थे और वो अपने एक्सरसाइज करना चाह रहे थे, तो उनके लिए हुआ ये था कि एक साहब को साथ कर दिया गया था ताकि वो जो कहें उनकी जगह पे वो प्रेफरेंसेस पे टिक मार कर दें। हाँ। ठीक है, इस हद तक उन्होंने ये जजमेंट थी, उसमें ये मतलब नहीं था कि आप इसको ओपन ही कर दो। हाँ। इस हद तक थी, वो बिल्कुल लिमिटेड उसका स्कोप था। अच्छा, थर्डली, the Election Commission of Pakistan is required by the Constitution to take all necessary steps in order to fulfill the above mandate duty in terms of Article 222 of the Constitution, which empowers the Parliament, subject to the Constitution, to legislate inter alia on the conduct of elections and matters relating to corrupt practices and other offences in connection with elections, but categorically provided that no such law shall have the effect of taking away or abridging any of the powers of the Commissioner or the Election Commission under Part 7, Chapter 1 of the Constitution। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। हाँ, बिल्कुल, जो मर्जी हो जाए। Further, in terms of Article 220 of the Constitution, all the executive authorities in the Federation and provinces are obliged to assist the Commissioner and the Election Commission of Pakistan in discharge of his or functions or provided under in Article 2183 of the Constitution। मतलब जो उसकी ड्यूटीज हैं। अब छोटा सा रह गया, as far as the secrecy of ballot is concerned, this court has already answered this question in the judgment जब of किसी फैसले का आंसर कर दिया गया हो तो फिर तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो नहीं रहता। नियाज अहमद वो जो जिसका आपने जिक्र किया था 67 का, where it has been held that secrecy is not absolute and that the secrecy of the ballot therefore has not to be implemented in ideal or absolute sense, but to be tempered by practical considerations necessitated by the processes of election। यानी जो आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, उस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर है कि वो कोई डिसीजन ले ले। ठीक हो गया। आखिरी, फर्दर, in order to achieve the mandate of the Election Commission in terms of Article 2183 read with Article 220 and other enabling provisions of the Constitution and the law, the Election Commission of Pakistan is required to take all available measures, including utilizing technologies, to fulfill the solemn constitutional duty to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा जो बाल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकी है कि वो अब डिसाइड करें। और ये भी है कि मेरा ख्याल है रिस्ट्रेन थोड़ी सी की है कि उन्होंने आर्डर जो है उसमें कोई ऐसी ये नहीं कहा कि आप आइडेंटिफाइबल और ये वो इस तरह की जिक्र नहीं किया, सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन उन्होंने कर दी। इलेक्शन कमीशन को कोई डेडलाइन नहीं है, वो इस इलेक्शन में नहीं कर सकता। ये भी कह सकता है कि रीजनिंग आने दें, जब तक लॉजिक किसी इस आर्डर की नहीं आएगी, ओपिनियन की, तो वो रीजनिंग के बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान माइंड क्या है स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं कि अब ये मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो 122 इलेक्शन एक्ट और उसके तहत जो है वो बार कोड जो है वो लगाए। देखें कहाँ, वरना ये कंटेम्प्ट होगी। देखें वो तो ख्वाहिश, उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस लेके आए थे गवर्नमेंट, वो तो उनकी तो ऑर्डिनेंस नहीं माना गया ना। ऑर्डिनेंस की अब क्या है, ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, लैप्स हो गया, क्योंकि वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर लाइन पे है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे देखिए ओवरऑल इमरान खान साहब कामयाब हुए। उन्होंने 10, 12, 15 दिन सियासतदानों के खिलाफ ठीक ठाक यहाँ हमने बातें सुनी, पैसे बैग ये वो जितना गंदा करना था उन्होंने पूरा मतलब तो मतलब है कि ये विन विन सिचुएशन है। ओपिनियन इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। गवर्नमेंट को पहले दिन इबाम खत्म नहीं हुआ, इबाम बढ़ गया। पहले दिन से पता था कि 50-50 है ये मामला कि हो भी सकता है, नहीं भी हो। अदरवाइज ये आप कह सकते हैं कि बेंच जो है वो ऐसा आइडियल बेंच था सुप्रीम गवर्नमेंट के लिए कि वो जिस तरह का वो चाह रहे थे, मिजाज की करप्शन और
के हवाले से कोई अच्छे स्ट्रिक्ट पैरामीटर हों, तो वो ये कहा। अगर मेरा ख्याल है कि इस बेंच में अगर जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह या सीनियर मोस्ट जो दो और जज थे, जस्टिस काजी फाइजा होते, तो मे भी वो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ ज़्यादातर उनका वो चलें, ये तो आपकी भी ख्वाहिश है ना? नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं ये वो बता रहा हूँ कि जो फैक्चुअल चीज़ है। देखिए हम तो किसी तरह भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वैसे वो जजेस जिन्होंने सुना ही नहीं है, आप खामखा में उनको घसीट के और फिर देखें जो है वो जैसे याह्या अफरीदी की राय उनके देखिए, हवाले हम- से वो करना देखिए, अच्छा कयूम नहीं है। कयूम साहब आपकी भी याह्या अफरीदी ने, आपको याद है कि शुरू के प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठा दिया था, तो वो तो क्लियर उन्होंने देखिए, ज़हन में कयूम दे दिया। साहब और फिर हर अभी चीज़ जो राय दी जाती है, आखिरी जो वो- हेयरिंग थी उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जज ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि ऐसी जो कि जो ओपिनियन जो बाइंडिंग भी ना हो और जिसका कोई रिव्यू भी ना बाइंडिंग हो, जिसका रिव्यू भी ना हो, तो उस पे हम कैसे देखें कयूम साहब, हर जो राय एक जज के बारे में दी जाती है उसकी 10-15 जो साल के जो जजमेंट होते हैं उनकी बिना पे होती है। आप अगर जो बात अब कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं देखिए उस वो बात को। साद रफीक केस में जस्टिस मकबूल बाकर साहब की ओपिनियन आई, और इसके अलावा जो जस्टिस काजी फाइसा केस में आई, और इसके अलावा और जो मामला लोकल बॉडी में आई, इसी तरह जस्टिस काजी फाइसा अच्छा, यहाँ पे आपने जस्टिस मकबूल बाकर का जिक्र किया ना, तो बता दूं आपको कि वो जो काजी फाइसा प्राइम मिनिस्टर तरक्याती फंड में था ना, उसमें शायद हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि वो खुद नहीं आए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जस्टिस मकबूल बाकर को शामिल ही नहीं किया गया था। ठीक है ना? एक तो ये वजाहत हो। दूसरा, अच्छा, आज जस्टिस काजी फाइजा खुद पेश हो गए। हसन साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? देखिए मेरा ख्याल है कि कितनी दफा पानी पिया उन्होंने? 2 दफ़ा पानी, ब्रीफ हेयरिंग में तकरीबन 2 दफ़ा उन्होंने पानी पिया। ज़ाहिर बात है, ब्रदर जज एक जो सामने खड़ा हो और फिर उस तरह की अनप्रेसिडेंटेड जो हालात, जिस तरह का वो आगे से वो कर रहे थे आर्गू, तो वो बड़ा अकवर्ड सिचुएशन। क्या कहा जस्टिस काजी फाइसा खुद पेश हुए, उन्होंने क्या कहा अदालत को? देखिए उन्होंने कहा कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जजेस की अकाउंटेबिलिटी का केस है और ट्रांसपेरेंसी का, और ये पूरी दुनिया, पूरे कौम की नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, इस वजह से नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये जो और भी ये जो रूल ऑफ लॉ और ये चीज़ इस पे कहा। फिर उन्होंने बात की कि जी मैं इसके लाइव ट्रांसमिशन होने जी लाइव ट्रांसमिशन, तो उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल का था कि जी हम इक्वली ट्रीट करेंगे। जब उन्होंने कहा जी मुझे डिफेम किया गया, तो उन्होंने कहा हमारे पास हमें कोई मटेरियल नहीं है कि आपको डिफेम किया गया या ऐसी बात हो। तो फिर उन्होंने कहा हम इक्वली ट्रीट करेंगे। ये जो मामला, उस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस, जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर नहीं दिया। रिव्यू पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया, फेडरल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन लें कि क्या करना है रिव्यू के। लेकिन साथ ही जब उन्होंने दूसरे जजेस ने जब जस्टिस उमर अता बंदयाल की तवज्जो जो है दिलाई वो रूल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी रिटन एक तो मुनीर मलिक पेश नहीं हुए ना। हाँ। जी मुनीर मलिक साहब जो नहीं आए, उनसे रिटन रीजनिंग लें कि वो वजह क्या, वजूहत क्या हैं जिसकी वजह से वो जो है रिव्यू आर्गू नहीं कर रहे। तो वो अब देखें, मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं थे, सलाउद्दीन अहमद जो उनको असिस्ट कर रहे थे वो भी नहीं थे, तो बाहर के लोग भी जो हैं वो बड़े परेशान थे। तो देखिए मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि उनको टेक्स्ट मैसेज किया उन्होंने फ़्लाइट बुक की थी, लेकिन फॉर क्या शायद तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन कयूम साहब बात उनकी भी देखें, आपको याद होगा, मैं आपको रिकॉल करना, हिस्ट्री की मेमोरी लेन पे लेके जाना चाहता हूँ। आप चूँकि बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में मौजूद थे। याद है जस्टिस खलील रहमान रमने के ज़माने में एक कोई केस था, शायद इफ्तिखार चौधरी का शायद कोई केस था, वो जिसमें पिटिशनर नहीं थे, उनके लॉयर नहीं थे, तो उन्होंने एआर को कहा था कि आप आर्गू करें। याद आ रहा है आपको? वो राजा याद है उस पे वो जो चौधरी वो आर्गू किए थे उन्होंने। तो यहाँ तो एआर मौजूद थे ना, तो उन्होंने वो जस्टिस काजी फाइजा को खुद आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये आज वो फिर ग्रे सूट पहन के दूसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हो गए, 10 मेंबर बेंच के सामने। मतलब ये कोई अच्छी ट्रेडिशन नहीं है। और जज का एक ग्रेस होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनको आना चाहिए था। बहुत सारे वकील थे, उनके ज़रिए ये मैसेज दिया जा सकता था कि आज वकील साहब नहीं आ सके। और मैं अदालत के अंदर जस्टिस काजी फाइसा भी थे, उनकी अहलिया भी थी। चले अहलिया आर्गूमेंट कर लेती। और सेकेंडली जो बात मुझे भी अचंभे की लगी कि जो उनकी नई एप्लीकेशन है, जिस पे उन्होंने कहा है कि स्टेट टीवी को ये ऑथोराइज़ किया जाए कि वो लाइव दिखाएं, क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की इतनी क्रिटिसिज्म हुई और हमें शेयर किया गया, हमें मतलब
बहुत ज़्यादा हमारे पर कीचड़ उछाला गया। मलाइन किया गया। तो वो जो पिटीशन है वो भी उनकी अपने सिग्नेचर से है, वो उनके पिटिशनर यानी उनके लॉयर के से ने फाइल नहीं की है। तो मुझे तो ये अजीब सी एक सूरत हाल लगी है कि लॉयर के या तो पता नहीं उनके नॉलेज में है या नहीं है, पिटिशंस फाइल कर रहे हैं पिटिशनर साहब खुद। ऐसा होता नहीं है, ये अनयूजुअल है। वैसे तो ये बात है, वैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि मेरी एप्लीकेशन अनयूजुअल है, ये उन्होंने कहा था। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हेड कर रहे हैं 10 मेंबर बेंच को, उन्होंने भी कहा था कि आपने खुद कहा है कि ये अनयूजुअल है, लेकिन हम इसको इसलिए हमें इक्वल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि कल कोई और आएगा और इसी तरह की एप्लीकेशन कर एज ए प्रेसिडेंस इस्तेमाल करेगा। तो हमें इस पर बहुत ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। तो हम इस पे ज़रा हमें सोच विचार भी करना पड़ेगा। तो अभी इस पे उन्होंने नोटिस तक नहीं दिया। देखिए, लेकिन एक है कि जस्टिस काजी फाइसा कह रहे हैं कि मेरा केस का फैसला जल्दी करें, तो क्योंकि एक जज साहब रिटायर हो रहे हैं जस्टिस मंजूर मलिक, तो मैं चाहता हूँ जल्दी फैसला हो। तो ये तो आप कहें कि उन्होंने वो भी चाह रहे हैं कि डिले ना हो, और ये इस तरह का ये अमूमन होता है ना, स्ट्रेटजी होती है कि जी एक जज रिटायर हो रहा है 2 महीने डिले कर दो, फिर जो है वो नया बेंच बनेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ बेंच की नहीं होगी, साल लग जाएगा। तो वो मेरे ख्याल टेक्निकलिटीज़ के पीछे तो नहीं छुप रहे जस्टिस काजी फाइज साहब। जहाँ तक उनका आना है, मेरा ख्याल है कि बाहर के लोग तो जितने भी उनको सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को मेरा ख्याल है को वेलकम नहीं कर रहे कि उनका जो है वो खुद आए। वो ये कह रहे हैं कि जी एक तो ये जस्टिस काजी फाइज साहब जैसा खुद कह रहे हैं कि ये मेरा केस नहीं है, ये पूरी लोगों की नज़रें हैं, पूरी बार के ये वो। तो वो फिर स्ट्रेटजी भी फिर हर चीज़ अपने हाथ में ना रखें, कम से कम मशवरा जो है ज़रूरी होता है। मेरा ख्याल है मुशावरत की कमी है। जो अगर जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके केस का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब उनका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, रमदे साहब की अदालत में थी फुल कोर्ट, तो वो पूरी स्ट्रेटजी होती थी, वकील 5-7 जो उनकी टीम थी वो पूरी स्ट्रेटजी इवॉल्व करती थी और उसी तरह चलता था मामला। यहाँ मामला ये है कि स्टेयरिंग पे जो है वो खुद जैसे काजी फाइज साहब बैठे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो ये अमूमन हमने देखा है कि वकील भी अपना केस नहीं आर्गू करता, और वो कोई उसका अपना ज़ाती केस हो तो वो किसी और वकील को देता है। तो कई दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ मतलब ये है कि डॉक्टर को अपनी ट्रीटमेंट, अपनी फैमिली के ट्रीटमेंट का मना किया जाता है। तो ये अब तो आपका कहने का लुब्बे लबाब ये है कि जस्टिस काजी फाइज साहब को खुद नहीं करना चाहिए अपना। देखिए, अब ये हम नहीं कह सकते कि वो खुद ही, अब ज़ाहिर बात है, लेकिन अगर एक साइड पे वो कह रहे हैं कि जी लोगों की नज़रें और लोगों पे, तो फिर अपनी ख्वाहिश का या जो भी है उसको मुशावरत का जो है मामला वो अपना बढ़ाना चाहिए। और ये सोलो फ्लाइट मेरा ख्याल है कि मुनासिब। आखिरी बात कि इस पे एक हमारे एक दोस्त है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी और ये बड़ी मानी खेज बात है। और उन्होंने ये कहा था जब काजी फाइज साहब केस ख़त्म करके चले गए थे, उन्होंने हमसे ये सवाल किया, हमारे दोस्त ने, कि अगर काजी फाइज साहब अपना केस हार गए तो फिर क्या होगा। तो एक जज अपने आर्गूमेंट्स हार गए, मतलब एक जज जो है वो केस ही हार गया, तो ये कितना गलत। नहीं तो कई दफ़ा नासिर साहब वो डिसेंटिंग होता है जज, उसकी वो ओपिनियन नहीं ली जाती। वो आर्गू डिसेंटिंग होता है, वो केस सुन के डिसेंटिंग होता है, केस आर्गू करके डिसेंटिंग नहीं होता। ये डिफरेंट सिचुएशन है। इसमें एक जज रोस्ट्रम के इस साइड पे खड़ा है और 10 जज रोस्ट्रम के उस साइड पे बैठे हुए हैं। ये डिफरेंट सिचुएशन है, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल अवॉइड की जा सकती है। और मेरा ख्याल है, लेकिन वो अब क्योंकि उसमें ना मेरा तो ख्याल है कि मुनीर मलिक साहब ही को हो सकता है, देखें ये हमारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। और जस्टिस काजी फाइज साहब की जो दरख्वास्त थी उसमें उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। तो मेरा ख्याल है कि वजह ये भी होगी क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ मुनीर मलिक नहीं चाहते कि जी ये वो इसको नहीं, वो तो उन्होंने भी कहा था कि वो उसके बाद आएंगे, उसके 22 के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद हमें इसी, लेकिन एक बात है कि उसमें सलाउद्दीन जो उनको असिस्ट कर रहे थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। हाँ, तो वो भी बीमार हो गए। और भी इसके अलावा बाहर के लोगों से मेरी बात हुई जो मेन। तो क्या आपको क्या लगता है कि मुनीर मलिक साहब जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं कि वो ना पेश हों? नहीं, वो अवॉइड नहीं, लेकिन देखें अगर एक जज को, एक वकील वकील को, आपने कहा मेरा ख्याल है में लाए बगैर दरखास्त आई है, तो नहीं लाए हुई नहीं, क्योंकि नहीं वकील, मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये दरखास्त की कापी मैंने मुनीर मलिक साहब से ली है, ये कापी ये जो लाइव टेलीकास्ट वाली, तो उनके पास थी, कापी थी।
तो बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि वो अगर स्ट्रेटेजी या जो भी है, एक वकालतनामा आप अगर दे देते हैं वकील, तो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि खुद ही चलें, अपना बहरहाल करें। बहुत उसमें शुक्रिया। जो एफिडेविट आया होगा वो मुनीर मलिक साहब का होगा इस एप्लीकेशन के साथ। देखें वो तो नहीं है, वो जो भी एप्लीकेशन आई, पिटीशन जो भी काजी फैसल साहब ने खुद ही की, उन्होंने उसमें बाद कोई में मुनीर मुशावरत मलिक से साहब हो गया। ने- चलें, लेकिन एक बात जो इस पे कोई चीज क्लियर नहीं है अभी तक, ठीक है ना, मेरा तो वो ये पॉइंट है, एक ही है कि उनका काम नहीं है ये। ये आप ये तो कहते नहीं, हैं। वो तो बिल्कुल ये इनका काम नहीं है। और वो चलें। अपने जज जो है अपने वकील से अब अगर मुशावरत भी नहीं करेंगे तो फिर मामला ये है कि आपको किसने कहा कि उन्होंने मुशावरत नहीं की? देखें बाहर में ये बात ओपनली ये बात ठीक है, मुनीर जहाँ मलिक तक साहब ने इसको इसके- रेक्टिफाई किया। मेरा ख्याल है कि वो रेक्टिफाइड बहुत सी चीज़ों में जो वकील और लोग हैं जो इर्द गिर्द के बाहर के लोग हैं, वो ये इस चीज़ को करते हैं कि भाई मुशावरत उस तरह जो है, अगर एक वकील आपने हायर किया तो उनको फुली जो है ना एम्पावर करना बिल्कुल चाहिए। सही बात हो गया। आपको याद होगा यार, आखिरी हाँ। बात, आप सुने ना आखिरी पूरी बात- बात, आप सुने। आपको याद होगा जब पहली दफ़ा काजी साहब अपीयर हुए थे ना 10 नंबर बेंच के सामने, तो उसके बाद जब हियरिंग ख़त्म हो गई थी तो कुछ वकील चैम्बर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम लड़ने जा रहे हैं। अब मैं बहुत सारी बातें नहीं बता रहा, लेकिन कहने का मतलब मैंने आपको इशारा दे दिया, तो ये देखिए मुनासिब बात नहीं है। एक बात कयूम साहब एक बड़े कानूनदान थे, उन्होंने कहा था कि जस्टिस काजी फैसल को कोई भी नहीं निकाल सकता, कि अगर मौले नु मौला ना मारे, हाँ, तो मौला नहीं मारे। हाँ, बस और कोई नहीं, लेकिन खुद मैं अब ज्यादा वो नहीं करूँ। चले, ठीक है, ठीक हो गया। अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको। सो जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय आ गई, इबहम दूर होने के बजाय मज़ीद बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस बारे में स्ट्रेटजी इवॉल्व करेगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो इस बात पे उनका जो रिटर्न जो है हम तक पहुंचा है स्टेटमेंट, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ही प्रोविज़न मौजूद है जिसके तहत ट्रेसेबल बैलेट किया जा सकता है। देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि परसों इलेक्शन है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।